Hello students, welcome to my channel भारद्वाज अर्थशास्त्र। सो आज हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, जो है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट, आपने वर्ड सुना होगा कि हमारे देश से जो बच्चे बाहर जाते हैं, जो व्यक्ति बाहर जाते हैं, तो जनरली हमारी चिंता रहती है कि क्या वहाँ पीआर मिल जाएगी। पीआर मीन्स परमानेंट रेजिडेंट। तो परमानेंट रेजिडेंटशिप और नॉर्मल रेजिडेंट, दिस इज समहाउ सेम थिंग। सिर्फ नेशनल इनकम अकाउंटिंग की भाषा में इसे सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं, मतलब वही है। तो नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है? रिमेंबर, जो रेजिडेंट है और सिटीजन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक सिटीजन के पास पासपोर्ट होता है उस देश का जिस देश का वो सिटीजन होता है, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट के पास नहीं होता। सिमिलरली एक सिटीजन सारे जो अधिकार हैं वो इंजॉय करता है उस देश में रहकर, अगर वो वहाँ का सिटीज़न है। लेकिन एक रेजिडेंट को उस देश के फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है वो सिर्फ उस देश में जाता है और वहाँ पर काम करता है। अगर उसके उस वो जो काम कर रहा है उससे सारे बेनिफिट्स उस देश के लिए हैं जहाँ पर वो काम कर रहा है, सो ही विल बी कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट। यानी उसके सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के लिए हों, यानी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी देश के लिए कर रहा है जिस देश में वो रह रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट शिप उसे मिल जाती है या परमानेंट रेजिडेंटशिप मिल जाती है, तो उसे नॉर्मल रेजिडेंट उस देश का कहा जाता है। सो लेट अस डिफाइन द नॉर्मल रेजिडेंट्स। पर यहाँ पर दोबारा से मैं क्लियर करना चाहूँगा, नॉर्मल रेजिडेंट डजंट मीन द सिटीजन। सिटीजन, नागरिक, अलग चीज़ है। एक नागरिक उस देश में बॉर्न हो सकता है, उस देश की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। यदि वो उस देश का नागरिक होता है तो उसे सारे उस देश के फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट्स के तरफ से प्राप्त अपने सिटीजन्स को जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिल जाती हैं। लेकिन एक रेजिडेंट को ये सब नहीं मिलता, ना उसे अधिकार मिलते हैं, ना ही उसे कोई गवर्नमेंट से प्राप्त जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्राप्त होती हैं। सो नॉर्मल रेजिडेंट को डिफाइन करते हैं। तो पहली बात कि नॉर्मल रेजिडेंट में व्यक्ति और फर्म्स दोनों शामिल होती हैं। एक व्यक्ति को भी नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है और फर्मों को भी नॉर्मल रेजिडेंट की संज्ञा दी जा सकती है। सो इन नॉर्मल रेजिडेंट्स, इट इंक्लूड्स, द टर्म इंक्लूड्स द पर्सन एज वेल एज द फर्म्स। Second thing, any firm or a person living in a country for more than a year or more will be called the normal resident. यदि कोई फर्म या यदि कोई व्यक्ति किसी देश में एक साल या उससे ज़्यादा साल से रह रहा हो तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक साल या उससे ज़्यादा साल से रहना ही सफिशेंट नहीं है, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो भी इसके साथ होनी चाहिए। वो क्या चीज़ होनी चाहिए कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के लिए हों जिस देश में वो एक साल या उससे ज़्यादा से रह रहा हो। इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उसी देश के लिए कर रहा हो। सारी मीन्स मैक्सिमम, ठीक है। वो अपनी मैक्सिमम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उसी देश के लिए कर रहा हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी वहीं से इनकम अर्जित कर रहा हो, मैक्सिमम इनकम वहीं पर खर्च कर रहा हो, मैक्सिमम इनकम जो है वहीं पर सेव कर रहा हो। सो ऑल दीज थिंग्स, दैट इज इनकम, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सो ऑल दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। सो उसे इकोनॉमिक, वो मैक्सिमम अपनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स उसी देश के लिए कर रहा हो तभी वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। So normal resident includes the firms as well as the persons. So a firm or a person living in a country for 1 year or more than 1 year and its or his economic interest, if they are lies in that country, means if it does economic transactions, maximum of economic transactions for that country, then that person or the firm will be called the normal resident of that country. Okay. लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसमें कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहेंगे। नंबर वन, एक जो स्टूडेंट होता है, सपोज़ कोई व्यक्ति स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और दूसरे देश में जाता है, तो एक स्टूडेंट
उस देश में रहता है और वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं वो, क्योंकि यहाँ से पेरेंट्स उनका पैसा लगाकर भेज देते हैं और आगे की पढ़ाई, आगे का सारा खर्चा वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं, तो उनके नेचुरली इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं के हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर वो कमा रहे हैं, वहीं पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट होता है, चाहे वो उस देश में 1 साल या ज़्यादा साल से रह रहा हो, अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज़ द स्टूडेंट, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उस देश का कहलाएगा जहाँ का वो सिटीज़न है। यानी अगर एक इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया है और वहाँ पर वो 4 साल से पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया का नहीं होगा। ही विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। जो स्टूडेंट्स होते हैं, कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं जहाँ के वो सिटीज़न होते हैं। देन देर आर सम पर्सन्स, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के सिटीजन्स को अलाउ कर देते हैं अपने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। लाइक हमारे देश में भी ऐसा ही है। हमारे जो नेपाल के साथ संबंध हैं वो बहुत सौहार्दपूर्ण है। हमारे बीच में कोई बॉर्डर लाइन तो है, लेकिन हमने कोई बॉर्डर जो है फेंसिंग से या दूसरी चीज़ों से डिमार्क नहीं किया हुआ है, उसको रुकावट नहीं पैदा की है, ओपन बॉर्डर हैं हमारे। तो हम जो हैं नेपाली लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो दे कम टू इन इंडिया एंड दे वर्क। सो वेरियस नेपाली पर्सन्स, डिफरेंट जो बॉर्डर एरियाज़ के जो नेपाली जो सिटीजन्स हैं, दे कम डेली, दे कम टू इंडिया एंड वर्क हेयर एंड इन द इवनिंग दे गो बैक टू द नेपाल। सो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो काम करने की तलाश में एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉस करते हैं। सुबह बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और शाम को दोबारा से अपनी कंट्री में लौट जाते हैं। हालांकि वो रह रहे, अगर हम इंडिया नेपाल की बात करें, तो हालांकि वो रह रहे नेपाल में हैं, नेपाल के सिटीज़न हैं, ठीक है। काम करने के लिए वो इंडिया आते हैं, यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके इंडिया के लिए हैं। देन दे वेंट बैक टू नेपाल, देन दे गो बैक टू नेपाल, सॉरी। तो उसके बाद सीधा वो नेपाल चले जाते हैं शाम को। तो वो डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं। सिमिलरली पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में भी ऐसा ही होता है। जो गाज़ा स्ट्रिप है वो डिस्प्यूटेड साइट्स है, तो पैलेस्टाइन से इसराइल की तरफ लोग डेली जो हैं वो आते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर किया जाए? मान लो इंडिया नेपाल का है तो इंडिया का किया जाए, नेपाल का किया जाए। तो ऐसे कंट्रीज़, ऐसे कंट्री के लोग जहाँ पर लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया और नेपाल मान लो, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट नेपाल के ही कहलाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जो डेली बॉर्डर क्रॉस करते हैं काम करने की तलाश में, तो ऐसे व्यक्ति उसी देश के सामान्य निवासी होंगे जिस देश के वो सिटीज़न हैं। थर्ड थिंग, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिसका संबंध किसी देश से नहीं है, जैसे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन फंड का आजकल इसको कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका संबंध किसी एक पर्टिकुलर देश से नहीं है, ये सभी देशों की मदद करती हैं। तो कोई भी व्यक्ति, मान इनके इनके जो ऑफिसेज हैं वो दुनिया के विभिन्न कंट्रीज़ में हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। लाइक इंडिया में भी इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस हैं एक्सेप्ट द UNO। सो इंडिया, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऑफिसर्स डिफरेंट देशों में हैं और डिफरेंट देश के जो नागरिक हैं वो इनमें काम करते हैं, तो यहाँ पर काम करने वाले कहाँ के सामान्य निवासी कहलाए जाएंगे? तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले व्यक्ति, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन जो किसी देश से संबंधित नहीं रखती, ये सभी देशों की मदद करती हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले व्यक्ति उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जिस देश के वो सिटीज़न होंगे, ठीक है। सो विद दिस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहते हैं। रिमेंबर, हम नॉर्मल रेजिडेंट इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकें। आई विल I will show you with the help of a diagram. You can see normal resident. जो normal resident, sorry, you can see this is
नॉर्मल रेजिडेंट, और यहाँ पर है नॉन रेजिडेंट्स, यानी ये हमारे रेजिडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इस सर्कल को देखें, ये पूरे सर्कल को यदि हम देखें, तो ये पूरा सर्कल जो है ये डोमेस्टिक टेरिटरी को शो करता है। मान लो हम भारत की बात करें, मान लो ये भारत की बाउंड्री है, सपोज दिस इज द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, ये जो बड़ा सर्कल है। तो अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉर्मल रेजिडेंट भी आते हैं और नॉन रेजिडेंट भी आते हैं। यानी जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम देश की घरेलू आय की गणना कर सकें। यानी जब देश की घरेलू आय की गणना की जाती है तो उसमें नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम भी आ जाती है और भारत में काम कर रहे नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी आ जाती है। क्योंकि भारत में सिर्फ भारतीय काम नहीं करते, सरकारी फर्में भी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। इसके अलावा भारत में मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो दूसरे देशों से बिलोंग करती हैं। ऑफ कोर्स दे आर द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी उस देश की सामान्य निवासी होती हैं जिस देश की ये हैं। ठीक है, अगर मान लो मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स कहाँ की रेजिडेंट है? इट इज़ नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, दिस कंपनी इज़ द रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे, और इन मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत सारे फॉरेन के व्यक्ति भी काम करते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, इस बड़े गोले की बात करते हैं, तो इसमें नॉर्मल रेजिडेंट भी आ जाते हैं और नॉन रेजिडेंट भी आ जाते हैं। यानी हमारी घरेलू आय में रेजिडेंट्स की इनकम भी होती है और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी होती है। लेकिन हमारे, तो इसमें हमने नॉन रेजिडेंट्स की इनकम भी शामिल कर ली। लेकिन हमारे बहुत सारे जो निवासी हैं वो दूसरे देशों में जाकर काम करते हैं, ये छोटा गोला। सम ऑफ द इंडियंस दे आर अर्निंग इन फॉरेन। ठीक है, वो हमारे देश के निवासी हैं। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ हम अपने देश के निवासियों की इनकम ही इंक्लूड करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हम ये जो हाफ गोला है, जो सी पार्ट है, सी पार्ट को हम माइनस कर देंगे और बी पार्ट को जोड़ देंगे। तो जब ए और बी पार्ट हम ज्वाइन कर देंगे, सो दैट विल बी आवर नेशनल इनकम। क्योंकि यहाँ पर ये सामान्य निवासियों की आय है। सिर्फ हमने क्या किया, गैर निवासी जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, हमारे देश के गैर निवासी, उनकी इनकम हमने माइनस कर दी। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ए और सी आएंगे, जबकि नॉर्मल रेजिडेंट में ए और बी आएंगे। ठीक है, यानी जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हम ए प्लस बी करेंगे, लेकिन जब हम घरेलू आय निकाल रहे हैं तो ए प्लस सी करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? सो आई होप आपकी समझ में ये कंसेप्ट आ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी आए हैं, कुछ भी नहीं पता चला है, यू कैन कमेंट इन द बॉक्स एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों को रिकमेंड भी करें। अगर आपके दिमाग में कुछ सजेशन है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दीज प्रेजेंटेशंस, you can also suggest. Okay, so thank you, have a nice day.